हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता बता रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता में हम आपको पिछले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना के बारे में बताए। नगर योजना के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संरचना कैसी थी, फिर नगरों के अंदर मकान की संरचना कैसी थी, वो टॉपिक मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और आज के लेक्चर में हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, और स्थलों को हम एक एक करके उठाएंगे और सबके बारे में बताएंगे। आइए, एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि स्थलों के बारे में जो जहाँ रेलिवेंट है, जो जहाँ इम्पोर्टेंट है, जिसका जहाँ महत्व है, वहाँ पे मतलब जैसे एक स्थल मैंने लोथल उठाया, तो लोथल के बारे में लोथल बंदरगाह भी है। तो जब व्यापार बताऊंगा तो कुछ कुछ उसके पॉइंट जो है मैं व्यापार में बता दूंगा, फिर लोथल का कुछ पॉइंट मैं आज बता दूंगा। तो ऐसे जो है हम जो जहाँ रेलिवेंट है मैं वहाँ उसको वहीं बताऊँ, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। नहीं तो उठाइए लोथल का इकट्ठा पूरा लिख डालिए कि जितने भी हैं, जितने भी उसके विशेषताएं हैं, चाहे व्यापार से संबंधित चाहे कुछ भी, इकट्ठे लिख दीजिए, लीजिए भैया याद करिए। तो ये जल्दी याद नहीं होता, इसलिए जो जहाँ रेलिवेंट है वहाँ बताएंगे तो वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। तो आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल स्टार्ट करते हैं। और प्रमुख स्थल मैंने लिखा है जुड़वा राजधानियाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदोदड़ो। आज मैं आपको चार के बारे में बताऊंगा। तो जुड़वा राजधानियाँ एक पिग्गट महोदय थे, स्टुअर्ट पिग्गट। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये इन दोनों को कहा जुड़वा राजधानी है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की ये दोनों जुड़वा राजधानियां हैं। अच्छा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मैंने आपको जब स्थलों के बारे में बता रहा था कि भौगोलिक विस्तार जब मैं बता रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों कहाँ थे, किस क्षेत्र में मैंने बताया था। सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि ये पाकिस्तान वाले एरिया में थे। पाकिस्तान वाले एरिया में किस जगह? तो हड़प्पा, जो हड़प्पा आपका कहाँ था, और मोहनजोदड़ो याद करिए आप, हड़प्पा कहाँ था, मोहनजोदड़ो कहाँ था। आप एक बार जाके फिर से लेक्चर को देखिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको उसमें बताया, जैसे हड़प्पा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कुछ पॉइंट उसमें का। जैसे हड़प्पा की खोज कब हुई, जैसे चार्ल्स मेसन ने इशारा किया सन 1826 में, फिर उससे लेकर 1921 में दयाराम साहनी के खोज तक मैंने वो पूरा टोटल कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हुए कैसे इसकी खोज हुई वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा। उसी तरह मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में 1922 में राखाल दास बनर्जी, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको मैं आपको आज बताऊंगा। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है। रावी नदी के तट पे स्थित है। ये हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान में रावी नदी गई है, भारत से होते हुए पाकिस्तान में जो रावी नदी गई है, रावी नदी के तट के किनारे हड़प्पा ये स्थित है। अच्छा, उसके लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे ये मैंने आपको बनाया, ये मान लीजिए नदी की दिशा है, ये नदी बह रही है इस इधर से इधर। तो ऐसे अगर आप करेंगे, ऐसे इधर, तो ये आपका राइट हो गया, यानी कि इधर राइट हैंड साइड हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। लेकिन अगर यही नदी इस तरफ है तो ऐसे मुंह करके खड़ा होंगे, यानी राइट अब इधर होगा, तो ये राइट इधर हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये जो रावी नदी है, रावी नदी के लेफ्ट हैंड साइड आपका हड़प्पा स्थित था। ठीक। और हड़प्पा के बारे में मैं आपको पीछे बहुत कुछ बता चुका हूँ। अच्छा, अब इसमें आप देखिए श्रमिक आवास मिले हैं, हड़प्पा से श्रमिक आवास मिले हैं। तो अच्छा, श्रमिक आवास के बारे में आपको अभी डिटेल बता रहा हूँ। पहले ये जान लीजिए, यहाँ पे कुछ कब्रिस्तान मिले हैं, जैसे R37, EH20, ये कब्रिस्तान का नाम है। ये R37 क्या है? कब्रिस्तान का नाम है। और EH20 क्या है? ये भी कब्रिस्तान का नाम है। EH20 थोड़ा हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद, मतलब हड़प्पा, जहाँ हड़प्पा के बाद का ये, हड़प्पा के समय के बाद का ये कब्रिस्तान है EH20। और R37 हड़प्पा के समय का है। तो ये दोनों क्या है? कब्रिस्तान है। ठीक। रावी नदी हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ श्रमिक आवास मिले हैं।
इसका क्या, इससे क्या हम इन्फ्लुएंस ड्रा करेंगे। श्रमिक आवास मिले हैं, तो हड़प्पा में आपको क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है। तो मैं आपको बताऊं कि श्रमिक आवास मिले हैं, तो सबसे पहले आपको शुरू कर दो कि हड़प्पा में एक अन्नागार भी मिला है। हड़प्पा में क्या मिला है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हड़प्पा में क्या मिला है, अन्ना अन्नागार मिला है। ठीक, इसी के बारे में अभी बताऊंगा। अभी आप बस आप देखते रहे, समझिए ये कैसे आपको मतलब तर्क से याद करना है कि हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके कारण ये होगा। ऐसे नहीं कि रट लीजिए हाँ श्रमिक आवास मिला, ऐसे नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अन्नागार मिले हैं, तो फिर उससे कैसे कैसे श्रमिक आवास का डेवलपमेंट है। अन्नागार मिले हैं, तो उस समय अन्नागार क्यों हुआ करते थे भाई, उस समय अन्नागार क्यों हुआ करते, जहाँ अनाज रखा जाता था, तो ये क्यों बनाए जाते भाई, अनाज क्यों बनाए जाते थे उस समय। आज की भी डेट में अगर आज के डेट में आप देखिए, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, अपने अनाज रखते हैं, सरकार अनाज रखती है अपना। तो उसी प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा स्थल से अन्नागार मिले, तो यानी कि यहाँ क्या रखा जाता था, यहाँ क्या रखा जाता था, अनाज रखा जाता था। तो भाई अनाज अनाज रखा जाता, तो अनाज क्यों रखा जाता था, अनाज अगर रखा जा रहा तो उसका दो कारण हो सकता है। या तो अनाज ज़्यादा हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, अधिशेष हो रहा है, एग्रीकल्चरल सरप्लस, यानी कि कृषि कृषि अधिशेष हो रहा है। एक कारण ये हो सकता है कि जब कृषि भाई, जब ज़्यादा अनाज होगा आपके घर में, जब ज़्यादा अनाज, तभी तो आप उसको उठा के डेयरी में रखते हैं, साल भर फिर धीरे धीरे खाते हैं। तो वही स्थिति है, जब अनाज ज़्यादा हुआ, एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ, कृषि अधिशेष हुआ, तो हम इसको अन्नागार में रखते हैं। और अन्नागार क्यों हो सकता है, और क्यों होता, तो केवल अनाज रखने के लिए ही है। तो एक तो कृषि अधिशेष का अनाज रखेंगे, दूसरा क्या रख सकते हैं, दूसरा उस समय जो है, जो कर वसूला जाता था वो किसमें, अनाज के रूप में वसूला जाता था, तो उसको कहाँ रखेंगे भाई, उस समय करेंसी तो थी नहीं। करेंसी आई है कब, पोस्ट वैदिक एज में, 500 बीसी, 500 520 525 बीसी में आई है। पहली करेंसी क्या है, पंचमार्क, तो उस समय आई है, अभी करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो कर के रूप में क्या वसूला जाएगा, अनाज ही तो वसूला जाएगा जब करेंसी नहीं है। तो अनाज जो है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या होता, दूसरा क्या हो जाएगा, कर के रूप में, कर के रूप में। तो अन्नागार में दो प्रकार के अनाज रखे जाते थे, एक एग्रीकल्चरल सरप्लस वाला, कृषि अधिशेष वाला, और दूसरा जो कर के रूप में लिया जाता था, वो रखा जाता था। ठीक, तो अब इस अन्नागार में आप अन्नागार का मतलब जान गए कि अन्नागार, मैं अन्नागार से इसलिए स्टार्ट किया हूँ कि अभी जब इससे पूरा बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा श्रमिक आवास क्या क्या मतलब है। अच्छा, अन्नागार मिले, इसी अन्नागार के बगल में एक छोटा सा ऐसे गोला सा वृत्तीय आकार का वृत्तीय आकार का एक संरचना मिली है। इसी इसी अन्नागार के बगल में एक वृत्तीय आकार का संरचना मिली है। तो उससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि इसमें क्या होती थी, अन्नों की कुटाई होती थी। तो इस संरचना में क्या होती थी, या कुटाई होती थी या सफाई होती थी। ओके, अब भैया जब अन्नों की कुटाई होगी, सफाई होगी, तो ये कौन करेगा, कोई तो करेगा, तभी तो कुटाई सफाई होगी, तभी तो कुटाई सफाई होगी। तो वही श्रमिक करते थे। कौन करता था, श्रमिक करते थे। तो कुटाई सफाई के लिए क्या होता था, श्रमिक रखे जाते थे, श्रमिक करते थे। और जब श्रमिक रखे जाएंगे तो इनके लिए श्रमिक आवास भी बनेगा। तो इसलिए इन्हीं गोल संरचना के बगल में श्रमिक आवास भी मिले हैं, इन्हीं गोल संरचना के बीच बगल में श्रमिक आवास मिले हैं। तो अन्नागार के बगल में एक गोल सी संरचना जिसमें अन्न की कुटाई होती थी या सफाई होती थी, उस कुटाई या सफाई के लिए श्रमिक होते थे, श्रमिक भी रहने के लिए श्रमिक आवास थे। तो इसी गोल संरचना के बगल में श्रमिक आवास बन, वो दो श्रमिक आवास जो है, दो दो सीधे सीधे दो लाइनों में होते थे। तो वो सब याद करने की जरूरत नहीं, बस आप इतना जानिए कि ये श्रमिक आवास का महत्व क्या है। तो श्रमिक आवास, ये हो गया आपका श्रमिक आवास के बारे में कि श्रमिक आवास मिला तो उससे हम क्या क्या इन्फ्लुएंस ड्रा करेंगे, इन्फ्लुएंस क्या क्या ड्रा करेंगे।
अगर श्रमिक आवास मिला है तो इससे हम यही अनुमान लगाएंगे कि श्रमिक जो है क्या करते थे, कुटाई या सफाई करते थे। अगर कुटाई करेंगे तो उसके लिए कुटाई किसकी करेंगे, उल्टा अगर चलिए तो अन्न की, अनाज की। अनाज की कुटाई के लिए कोई स्ट्रक्चर तो चाहिए, तो वो गोला सा स्ट्रक्चर बना था। इनके रहने के लिए कोई आवास तो चाहिए, तो श्रमिक आवास था। ये कुटाई अन्न कहाँ से आते थे, अन्नागार से। अन्नागार में कहाँ से अन्न आते थे, कृषि अवशेष से और कर के रूप में वसूला जाता था। तो ये हो गया आपका श्रमिक आवास, ये श्रमिक आवास हो गया, ये आपका रावी नदी हो गया, ये आपका कब्रिस्तान होगा। तो ये 3 चीज़ आपको कन्फर्म हो गई होगी, एकदम क्लियर। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछिए। अच्छा, ये रावी नदी के लेफ्ट हैंड साइड था, तो ये सिंधु नदी के राइट हैंड साइड था। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे अगर नदी बहेगी तो राइट हैंड साइड इधर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। तो सिंधु नदी के राइट हैंड साइड में मैंने आपको मोहनजोदड़ो का बताया था। आमरी मोहनजोदड़ो एक तरफ है, फिर कोटदीजी चन्हूदड़ो दूसरी तरफ है, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड है। किसके, किस नदी के, सिंधु नदी के। तो सिंध क्षेत्र में मैंने पाकिस्तान के जब स्थल बताए थे तो उसको 3 भागों में कर कर बताया था। एक बताया था सिंध क्षेत्र, दूसरा पंजाब क्षेत्र, तीसरा बलूचिस्तान क्षेत्र। तो ये किस क्षेत्र का है, मोहनजोदड़ो सिंध क्षेत्र का है। मोहनजोदड़ो और आमरी राइट हैंड साइड में थे सिंधु नदी के, और सिंधु नदी के लेफ्ट हैंड साइड में कोटदीजी और चानुदड़ो था। तो इसलिए मैं इतना बाइफरकेट करके बता रहा हूँ कि नदी के इस पार उधर, नदी के राइट हैंड साइड, इसलिए कि अगर इतना डीप अगर जाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये भी हल करने में एकदम आसानी रहेगी। नहीं तो पूछेंगे कि भैया राइट हैंड साइड बताइए कौन सा स्थल है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने इतना डीप जाके बताया है। तो सिंधु नदी के राइट हैंड साइड हो गया। अच्छा, ये सबसे बड़ा नगर है, इसका क्या मतलब है भाई, सबसे बड़ा नगर है? सबसे बड़ा नगर का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। और सबसे बड़ा नगर का मतलब ये है कि एरिया के हिसाब से भी, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। भाई जब क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तभी तो जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, या जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो क्षेत्रफल ज़्यादा कवर करेगी। तो इसलिए मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। किस किस में, एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो राखीगढ़ी होगा। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करेंगे तो वो 3 देशों में फैली थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसलिए भारत में जब कहेगा तो उसका उत्तर राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से कुछ कंकाल भी मिले हैं, तो वो भी उस पर सर्च करके अपना पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगला क्या है, बृहद अन्नागार और बृहद स्नानागार। अब ये देखिए भैया, ये क्या है। अन्नागार तो आप समझ गए होंगे कि अन्नागार क्यों होता था। बृहद अन्नागार, बृहद मतलब बड़ा अन्नागार। अब बृहद स्ना, इसको ये मैंने क्यों लिखा है जी, 45 गुणे 15, 12 गुणे 7 गुणे 3, इसको मैं क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। 45 गुणे 15 यानी कि ये बड़ा होगा, और 12 गुणे 7 यानी कि ये छोटा, यानी कि स्नानागार इससे छोटा है और अन्नागार इससे बड़ा है। ठीक, तो बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार। अच्छा, स्नानागार का क्या महत्व था उस समय में, स्नानागार में क्या होता था, सोचिए, वीडियो पार करके सोचिए एक बार, फिर इसके बाद देखिए। तो स्नानागार में आप, साधारण सी बात है कि अगर स्नानागार रहेगा तो उसमें सभी लोग जाकर क्या करेंगे, स्नान करेंगे, यानी कि सार्वजनिक स्नान या सामूहिक स्नान के लिए होता था ये। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये स्नानागार मिला है तो लोग अनुमान ही लगाते हैं कि यहाँ स्नान होता था, सामूहिक स्नान होता था। कोई स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि नहीं यहाँ स्नान, ये स्नानागार में केवल स्नान ही होता था। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं।
तो इसमें कुछ भी हम कहेंगे तो वो अनुमान ही लगाया जाता है। पूरा तत्व से जो भी हमको मिलता है तो एक अनुमान ही लगाया जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो अनुमान लगाया जाता है कि स्नानागार थे, उसमें सामूहिक स्नान होता था, ये उसकी साइज थी, ये बड़ा था, ये छोटा था। अच्छा, ये स्नानागार सिंधु घाटी सब मतलब मोहनजोदड़ो का, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। स्नानागार को क्या कहा जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है ये स्नानागार। और ये क्या है? बृहद अन्नागार। ये क्या है? ये ग्रेट ग्रैनरी, इसको क्या कहेंगे? ग्रेट ग्रैनरी। जी जी। और इसको क्या कहेंगे? ग्रेट बाथ। तो अच्छा, जी जी देखिए, ग्रेट ग्रेट आएगा, यानी कि ये सबसे ये बड़ा होगा इन दोनों में। ये ऐसे याद कर लीजिए आप, ग्रेट ग्रेट यानी कि बृहद अन्नागार, ये क्या हो गया? स्नानागार से बड़ा हो गया। इसमें ग्रेट 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 बाथ आ रहा है, तो ये इससे छोटा हो गया। ये छोटा तो है, लेकिन ये मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ये मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा? बृहद स्नानागार। अच्छा, स्नानागार, अन्नागार, ये सब जाके आप एक बार गूगल पे सर्च करके आप इसका फोटो देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो का भी आप देख सकते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो का वो कंप्यूटर जनरेटेड चित्र बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि उस समय जो बना था वही ले आके, वो सब कंप्यूटर जनरेटेड चित्र जो भी गूगल पे दिखाता है सारे कंप्यूटर ये मोहनजोदड़ो का जो चित्र दिखाता है वो क्या है? कंप्यूटर जनरेटेड है। तो बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और देखिए यहाँ कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। इसको प्रेतों का भी टीला कहा जाता है। मुर्दों का टीला या प्रेतों का भी टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो के। तो इसका क्या मतलब है भाई? अच्छा, मुर्दों का टीला तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं मिले हैं। ये बहुत ही विशेष बात है। मुर्दों का टीला या प्रेतों का टीला कहा जाता है, लेकिन मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई कब्र नहीं मिला है। कब्र तो नहीं मिला है भाई, लेकिन कंकाल मिले हैं। मोहनजोदड़ो में कब्र नहीं मिला है, लेकिन कंकाल मिले। लेकिन नाम इसका क्या है? मुर्दों का टीला या प्रेतों का टीला। अगला ये कांसे की नर्तकी है। तो ये भी आप जाके उसमें देख सकते हैं गूगल पे, कांसे की नर्तकी। वो जैसे उसमें देखा है कि एक नग्न अवस्था में थी, फिर थोड़ा वो वो आर्ट एंड कल्चर का विषय है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत। पशुपति की मुहर मिली है। पशुपति की मुहर मतलब इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं। असल बात पशुपति की मुहर क्या है कि वो योग के मुद्रा में है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि प्रोटो शिवा, आदि शिव, शिवशियक। अच्छा, ये सारी चीज़ें अनुमान ही लगाया जाता है, ये नहीं कि कोई एकदम कन्फर्म क्लियर करके स्पष्ट करके कह दे, नहीं, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं गया है आज तक। तो ये आपकी पशुपति की मुहर हो गई। ये पशुपति की मुहर हो गई। इसको मैं जब वो बताऊंगा, धार्मिक चीज़ें बताऊंगा, तो उसमें भी इसका जिक्र आएगा। जब जब सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक स्थल, धार्मिक बताऊंगा, धार्मिक हो, तो पशुपति की मुहर पे जिक्र आएगा, इसका वहाँ महत्व है। और यहाँ पे जो ये श्रमिक आवास मिले हैं, इसका कहाँ पे मिलेगा? सामाजिक, जब मैं सामाजिक बताऊंगा, हड़प्पा सभ्यता का समाज जब बताऊंगा, तो इसका वहाँ भी जिक्र है। यहाँ इसलिए मैंने नहीं बताया कि वो चीज़ उससे रिलेवेंट नहीं हो पाएगी, समझ में नहीं आएगा आपको, तो रटने वाली बात हो जाएगी कि भैया हड़प्पा स्थल उठाओ और टोटल एक लाइन से लिख डालो कि हड़प्पा की खोजब हुई, यहाँ पे ये मिला, यहाँ पे वो मिला, सारी चीज़ें एक साथ लिख डालो, रटो बैठ के। एक चीज़ भी याद नहीं होगी, एक चीज़ नहीं याद होगी। और ऐसे आप बाइफरपेट करके जो जहाँ प्रासंगिक है वहाँ पे पढ़ेंगे तो एकदम बहुत ही आराम से दिमाग में कंसेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो श्रमिक आवास का मैं बता दूं कि ये कहाँ मैं बताऊंगा आपको, समाज में बताऊंगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता का समाज बताऊंगा। अच्छा, समाज भी पूरे इतिहास में समाज को कैसे किस भागों में बांट के पढ़ते हैं? जैसे समाज में अब देखा जाता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या वहाँ वर्गीय विभाजन है या जाति प्रथा है कि नहीं है, क्या वहाँ दास प्रथा है कि नहीं है, तो दास वाले में यही आएगा श्रमिक। ठीक। तो जब मैं समाज बताऊंगा तो उसमें यहाँ इस श्रमिक का जिक्र होगा वहाँ पे। इसी तरह पशुपति की मुहर धार्मिक वाले में जिक्र होगा।
कांसे की नर्तकी, ये भी धार्मिक में चली जाएगी, आर्ट और कल्चर का लेकिन ये विषय है। तो अगला आइए लोथल। अब देखिए लोथल बंदरगाह भी है। तो बंदरगाह का जिक्र लोथल का जो बंदरगाह है, बंदरगाह के संबंध में लोथल के जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता का बाह्य व्यापार बताऊंगा तब लोथल के बारे में कुछ विशेषताएं वहां बताऊंगा और कुछ विशेषताएं यहाँ बताऊंगा आपको। ठीक, जो जहाँ रेलिवेंट है वो वहीं बताऊंगा। तो ये दिमाग में नोट कर लीजिए कि इकट्ठे लोथल का सारा स्थल नहीं याद कर पाएंगे, और नहीं तो वही रटिए, फिर वही है कि रात को रटा सुबह को सफा वाली स्थिति हो जाएगी। तो लोथल को क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। और लघु हड़प्पा या लघु, अच्छा यहाँ पे युग्मित समाधान मिला है, वो भी 3 मिला है। युग्मित समाधान क्या है? युग्मित समाधान क्या है? युग्मित समाधान का मतलब है कि जैसे आपका हो गया, ये हो गया आपका कब्र, ठीक, तो यहाँ पे 2 शव को एक साथ दफनाया गया है। युग्म, यहाँ लिखा है ना युग्म समाधान, मतलब शव और युग्म मतलब 2 प्रकार 2 शव, तो दोनों शवों को एक कब्र में दफनाया गया है। ठीक, युग्मित समाधान। तो युग्मित समाधान से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर युग्मित समाधान मिला है, वो भी कब्र में, वो भी 2-2 कंकाल, एक ही कब्र में 2-2 कंकाल, इससे हम क्या ड्रा कर सकते हैं? इससे हम ये ड्रा कर सकते हैं कि उस समय एक अनुमान लगाया जाता है, कोई चीज स्पष्ट नहीं है। ये नहीं कि स्पष्ट रूप से कोई भी इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि लिपि को नहीं पढ़ा गया है। सारी चीजें अनुमान लगाई जाती हैं। तो युग्मित समाधान में 2 शव मिले हैं, 2 कंकाल मिले हैं। इससे क्या अनुमान? इससे अनुमान आदमी ये लगाता है कि हो सकता है उस समय सती प्रथा रही हो, पति के साथ पत्नी भी, सती प्रथा का अनुमान लगाते हैं कि कब्र में सती प्रथा, कब्र में दोनों को एक साथ दफना दिया गया, एक पति और एक पत्नी। ठीक, अच्छा अगला जो है, अच्छा 3 समाधान मिले हैं, युग्मित समाधान 3 मिले हैं, यानी कि ऐसे करके 3 मिले हैं। ठीक, अब आ गया ये अग्निकुंड। तो यहाँ से अग्निकुंड, लोथल से अग्निकुंड भी मिला है। फिर मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। अच्छा, मनके बनाने का कारखाना लोथल से भी मिला है, ये देखिए लोथल से भी मिला है और चनूदड़ो से भी मिला है। दोनों जगह से लोथल, मनका क्या है? एक तरह से मनके का व्यापार होता था, मनका पहनने ओढ़ने के लिए काम आता था, वो चीज़ है मनका। तो अच्छा, मनका उस समय ये लोथल का जो प्रमुख व्यापार था, प्रमुख उद्योग था, ये मनके बनाने का जो कारखाना मिला है। ये मनका बनता कैसे था? ये लोग क्या करते थे कि मनके का जो पत्थर आता था वो बाहर से मंगाते थे और मनका बना के फिर उसको निर्यात करते थे, यानी कि पत्थरों का आयात करते थे, मनका बनाते थे, फिर मनका बना के उसका निर्यात करते थे। तो मनके बनाने का ये प्रमुख उद्योग था लोथल का, मतलब हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग है ये, मनके बनाने का कारखाना। ठीक, फिर इसके बाद अच्छा, ये लोथल जो है भगवान नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? भगवान नदी के किनारे स्थित है। मनके बनाने का कारखाना चनूदड़ो से भी मिला है। अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ, वही है KLCD वाला, लोथल, चनूदड़ो, कालीबंगा, यही सब है। तो ये सब स्थल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इनको अच्छा, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि जैसे लोथल के बारे में कुछ विशेषताएं यहाँ मैं बता रहा हूँ, कुछ विशेषताएं जब व्यापार बताऊंगा, क्योंकि लोथल क्या था? बंदरगाह था। तो बंदरगाह के संबंध में जो इसकी विशेषताएं हैं वो व्यापार में बताऊंगा मैं। तो जब वहां बताऊंगा तो आपके एकदम चीजें क्लियर रहेंगी, शीशे की तरह क्लियर। यहाँ कुछ बताऊंगा, कुछ वहां बताऊंगा, जो जहाँ रेलिवेंट है उसको वहां बताऊंगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोथल उठाएंगे और सारा विशेषताएं एक साथ लिख डालेंगे, लो भाई याद करो, कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। तो चनूदड़ो में भी मनके बनाने का कारखाना मिला है। अच्छा, ये मनका जो है निर्यात भी करते थे, पत्थरों का आयात करके मनका बनाते थे, फिर निर्यात भी करते थे और स्वयं पहनते भी थे, स्वयं भी उपयोग करते थे। ऐसा नहीं है कि सारा निर्यात ही कर देते थे।
चनुदड़ों से ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मिली हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति आप जान ही रहे हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो है तांबा और पाषाण से, पत्थर से मिलकर बनती थी। तो झूकर झांकर एक संस्कृति है, वो यहाँ से मिला है। अच्छा, ये एक चीज देखिए यहाँ कि लिपस्टिक और काजल भी मिले हैं चनुदड़ों से। चनुदड़ों से लिपस्टिक, और अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि साला उस समय लिपस्टिक काजल, ये कैसे अनुमान लगाया कि ये लिपस्टिक काजल है। तो ये तो भैया पूरा तात्विक वो इतिहासकार ही बताएंगे कि लिपस्टिक काजल कैसे अनुमान लगा। जैसे जब आप बनावली में आपको बताऊंगा, तो बनावली में क्या है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब आप ये सोचिए कि हजारों 2000 साल पहले जुता हुआ खेत और आज तक पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा कैसे अनुमान लगाते हैं पुरातत्ववेदा। अब वो चीज, अब जैसे नौसारों में सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, नौसारों में, तो आप भी सोचेंगे कि उस समय महिलाएं सिंदूर लगाती थी और आज की महिलाएं तो सिंदूर लगाती ही नहीं है। बस ऐसे ऐसा लगा लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि सिंदूर लगा है नहीं लगा है। धीरे धीरे सिंदूर गायब हो रहा है। आज के 6000 5000 साल पहले बताइए कि वो जो है सिंदूर का उपयोग करती थी। तो खैर सब मजाक की बात है। लोथल, चनुदड़ो और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये मैं आपको इतने स्थल बताया, और अभी स्थल और भी हैं, लेकिन मैं उसको अब अगले लेक्चर में बताऊंगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में। थैंक यू।